हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं यहां पर इस चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं इस चैनल पर, ये सब चीजें शुरुआत के 3 से 4 मिनट में बताने वाला हूं, फिर स्टार्ट करेंगे पूरा लेक्चर। तो यार देखो, सबसे पहले पहले फिजिक्स के अंदर हमारे 14 चैप्टर्स आते हैं और उन 14 चैप्टर्स की प्रिपरेशन हमें शुरू करनी है। जैसा कि हमें पता है कि सीयूईटी ऑलरेडी फॉर्म रिलीज कर चुका है और हमारा जो एग्जाम है वो मई के मंथ में होना है। तो उससे पहले पहले तक हमें पूरा का पूरा सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा, हमें सब चीजों को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो यार देखो, हम यहां पर इस चैनल पर जैसे अभी इस वीडियो में क्या करने वाले, तो फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है बच्चा। और फिजिक्स के अंदर हम लोग कैसे क्या करने वाले, तो यार एक वीडियो के अंदर हम लोग आपको कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट करा रहे होंगे। एक सीरीज हमारी पीवाईक्यूज की चल रही होगी, जितने भी पिछले सालों के पेपर थे उसके अंदर से इस पर्टिकुलर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसी के साथ साथ एक सीरीज हमारी चल रही होगी जिसके अंदर आप लोगों को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहे होंगे, जहां पर हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि यार यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए ये भी आपको करा देते हैं। तो यार ये कुल मिला के जो चैप्टर की रिवीजन है, जो वन शॉट के फॉर्म में आपको थ्योरी के फॉर्म में दे रहा हूं, हर साल आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेरिवेशंस पे काफी ज्यादा फोकस करवाया जाता है। डेरिवेशंस आती भी है, मगर इस साल अब जैसे क्या होता है ना कि सीयूटी की बात करी जाए तो सीयूटी में डेरिवेशन तो नहीं आती है, तो हम उसको रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से, उसको बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बट हम डेरिवेशंस को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इनफैक्ट ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यार उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्मूला को इस तरीके से। तो शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से कर रहे होंगे। गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। उससे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं यार कि भाई पिछले साल अगर देखा जाए तो हमसे चैप्टर नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये एक ही बुकलेट उठाया है मैंने, ऐसे ही बहुत सारे और बुक्स और बहुत सारे और कोड्स है, मगर हम इस एक कोड की भी बात करें तो पहला ही सवाल 36 नंबर पे जाके चैप्टर 1 का पूछता है हमसे, जो कि बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता था कि अगर एक डाइपोल को आपने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो अब उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा, फोर्स लगेगा, मतलब ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि आप ऑलरेडी बोर्ड्स पढ़ के आए हैं तो बहुत सारी चीजें तो आपको आती है, बस बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए इस पूरे चैनल पर आप रिलाई कर सकते हो। ए टू जेड शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से कराने वाला हूं। स्टे ट्यून्ड विद मी, है ना, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा सवाल अगर आप देखा जाए तो ये गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के ऊपर है कि 3 अलग अलग पॉइंट्स है। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की वीडियोस भी देखते हैं तो यहां पर बहुत क्लियरली इस एप्लीकेशन को समझाया गया है कि भाई इधर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। तो इसके लिए अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, इसीलिए थ्योरी कराना भी जरूरी है, नहीं तो मैं सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस पे भी उतर सकता था। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि 2 चार्ज मेटेलिक स्फेयर्स है और उनको पहले कॉन्टैक्ट में लाया गया फिर सेपरेट कर दिया, तो अब उन दोनों के ऊपर फाइनल चार्जेस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम्स के सैंपल पेपर में आया वो क्वेश्चन है, ये पिछले साल का सीयूईटी का ऑफिशियल पेपर का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है 2 चार्ज पार्टिकल है, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, अब चार्जेस को डबल कर दिया, फोर्स अनचेंज्ड है और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कैसे बदलेगा। तो ये कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन है जिसको हम इजीली कर सकते। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं यही 4 क्वेश्चंस लगातार एक साथ दे दिए, वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत आसान क्वेश्चंस थे। तो हम ये सारे देखो, ये जितने भी पेपर है ना आपके, जो भी क्वेश्चन पेपर्स है, ये सब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, 1 बाय 1 पीवाईक्यूज के फॉर्म में भी, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी। तो ये सब चीज हम करेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन करें। तो हम एक चैप्टर के 3 वीडियोस है हमारे पास, मतलब लाइव भी ले रहे होंगे। तो पहले हम थ्योरी भी कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज का सेशन भी चल रहा होगा और एमसीक्यूज भी चल रहे होंगे। गॉट इट गाइस? तो अब वो एक अलग बात है कि ऐसा हो सकता है कि भाई पहले हम चैप्टर की थ्योरी करें, उसके बाद एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज पहले कर ले, और उसके बाद जो है ना एक सीरीज लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी लगा ले। तो हम चल रहे होंगे अच्छे तरीके से, डोंट वरी फॉर दैट ऑल्सो, है ना, बहुत मजे आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलते हैं बच्चा आगे। सबसे पहले पहले यार शुरुआत अगर हम करते हैं ना, तो सबसे पहले पहले आपको यहां पर मिलेगा कि भाई चार्ज क्या होता है। अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले पहली कहानी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो बहुत बेसिक सी बात है यार,
कोई भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अगर मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊं बच्चा, अगर मैं आपको चार्ज के बारे में बताऊं तो यार दो तरीके का चार्ज होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। एक आपका पॉजिटिव होता है और एक आपका नेगेटिव होता है। अब पूरी बॉडी जो है ना, जिसके अंदर कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है और कुछ तो नेगेटिव चार्ज है और बराबर बराबर है, तो ऐसी बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। ऐसी बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। और यार जल्दीबाजी किसी भी बात की नहीं है बेटे, बहुत प्यार से बहुत आराम से पूरा चैप्टर कराऊंगा और जल्दी खत्म भी हो जाएगा। बस शुरुआत से लास्ट तक अपने साथ कॉपी पेन लेके रखिएगा और आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है। लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना है लेक्चर कैसा लगा आपको आगे और आपकी क्या हेल्प्स है जो हम कर सकते हैं। तो यार ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैंने कहा यार कोई भी अगर न्यूट्रल बॉडी है, अब इसको अगर आप नेगेटिव चार्ज दे देंगे ना एक्सेस में, इसको अगर आप नेगेटिव चार्ज, मतलब इसको आप नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे ना एक्सेस में, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। भाई देखो 5 पॉजिटिव था 5 नेगेटिव था, आपने 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स वाला चार्ज एक्स्ट्रा है और इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो यार अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी कोई बोल रहा है तो मतलब इट इज दैट बॉडी विच इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो आप यहां पर बात कर सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहां पर बात कर सकते हैं बेटे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो आप यहां पर बात कर सकते हैं बेटे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक है बेटे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक है मेरे बच्चे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आप इसके चार्ज यूनिट की बात करते हैं तो ये आपका कूलाम्ब होता है और इसी का जो आपका सीजीएस यूनिट होता है उसको हम लोग स्टैट कूलाम्ब बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? स्टैट कूलाम्ब बोलते हैं। ये पीडीएफ आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जरूर मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं बातचीत करता हूं बेटे तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है मेरे बच्चे? तो सबसे पहले एडिटिव नेचर होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? एडिटिव नेचर, मानी चार्जेस को हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। दूसरा कंजर्वेटिव नेचर होता है भाई। कंजर्वेटिव का मतलब यह है कि एक बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है ना, यानी कि इनिशियल जो चार्ज होगा और जो फाइनल चार्ज होगा वो बराबर होगा, तो इसी को हम कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं बच्चा। और एक आपका क्वांटाइजेशन नेचर होता है। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है बच्चा? क्वांटाइजेशन हमसे बोलता है कि भाई अगर कोई भी एक बॉडी है तो उसके ऊपर जो चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल का चार्ज हो सकता है। याद रखना यहां पर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात हो रही है, मतलब जो छोटी छोटी बॉडीज है। वो कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मैं बोलूं कि 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है तो यह पॉसिबल नहीं है, यह बात गलत हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज जो पॉसिबल है दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल का चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी के ऊपर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, राइट बच्चा पार्टी। एक और चीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई एक बॉडी है जिसका कुछ मास है तो उसकी अगर आप स्पीड चेंज करते हो तो एक इक्वेशन आता है E is equals to mc²। और दूसरा अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो उसका भी एक अलग से इक्वेशन आता है, ठीक है ना। तो अगर बॉडी की स्पीड आप चेंज करते हैं तो वो जो है उसका मास में चेंजेस आते हैं, तो वो एक जो मास बॉडी का है वो वेरिएंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं बच्चा, तो अगर कोई भी बॉडी को आप तेज स्पीड दे रहे हैं या वो धीरे धीरे चल रही है, चार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसका जो चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही होगा, वो स्पीड पे डिपेंडेंसी नहीं रखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। और दूसरा, अगर कई बार भी कोई शार्प पॉइंट है, अगर जैसे मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर जो शार्प पॉइंट होगा
इस पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होगा वो आपका ज्यादा होगा, वो आपका ज्यादा होगा। और चार्ज डेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो आपका आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं बेटे, और आपको अपने रजिस्टर में लिखने हैं इन सभी पॉइंट्स को, तभी आपको मजा आएगा। अब हम लोग जैसे बोर्ड्स में ये टॉपिक डिलीटेड बोला गया है, लेकिन क्या है ना, अभी आपने देखा कि सीयूटी में एक क्वेश्चन था कि दो बॉडीज को पहले टच में लाया गया, फिर उनको सेपरेट कर दिया गया, अब बताइए उनके बीच में नेट फोर्स कितना लगेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है तो इसका मतलब वो मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर ही तो था, है ना। तो हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि भाई देखो, सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर भी आप देख रहे हो हर साल टफ पे टफ बनाया जा रहा है। कर क्या रहे हैं एनटीए बोल, सॉरी सीबीएसई बोल क्या रहा है, वो आपको एक ही बात बताने की कोशिश करना चाहता है कि भाई जब तक तुम एंट्रेंस के लेवल के क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, आप फिजिक्स का पेपर नहीं लगा सकते। एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चंस मतलब हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। मैं यहाँ पर आपको जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज में से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उठा के लाके और आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। सो डोंट वरी फॉर दैट, बहुत मजे आने वाले हैं। लास्ट तक जब आप टिके रहोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक पूरा प्लेलिस्ट बन रहा होगा, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। गॉट इट गाइस। तो यार मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंडक्शन की बात करते हैं। तो यार कंडक्शन क्या होता है कि भाई एक चार्ज्ड बॉडी को उठाया, दूसरे को उठाया, या तो आपने टच कर दिया या दोनों को आपने कोई कंडक्टिंग वायर के थ्रू आपने जोड़ दिया। तो इसके अंदर क्या होता है, फिलहाल दो चीजें बात करेंगे। यहां पर हम आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं बच्चा। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब क्या है कि यार उसका रेडियस एंड ऑल सब कुछ सेम है, बस सिर्फ उनके ऊपर चार्जेस अलग है। तो जब ऐसे क्वेश्चन की बात होती है तो वो हमसे पूछता है कि भाई अब टच करने के बाद नेट चार्ज क्या होगा अगर दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो यार पहले आपने टच किया, इस पे पहले Q1 था और इस पे Q2 था। टच करने के बाद जब सेपरेट कर देंगे तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज आने वाला है दैट इज दोनों बॉडीज के चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी Q1 प्लस Q2 बाय 2 बेटे, यानी कि Q1 प्लस Q2 बाय 2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और फिर बाद में आगे जाके हमें समझ में आता है कि यार जब चार्जेस अलग अलग होते हैं तो चार्जेस जब ये टच होते हैं तो चार्जेस का शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग चार्जेस में जो हायर पोटेंशियल पे बॉडी होती है उससे लोअर पोटेंशियल के पास चार्ज आता है हमारे पास, और उसके बाद जो होता है ना, क्या कहते हैं, कब तक ये शेयरिंग होती है, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। कब तक ये शेयरिंग होती है बेटे, जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? आई गेस वी आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। दूसरे मेथड की बात करेंगे तो हम इंडक्शन की बात करते हैं बच्चा। सर ये इंडक्शन क्या होता है? सर ये इंडक्शन क्या होता है? अगर मैं इंडक्शन की बात करूं तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये एक कंडक्टर का टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन है, जिसमें जो अपोजिट चार्ज होता है वो आपका बॉडी के क्लोजर एंड पे हो जाता है और सेम चार्ज दूरी पर। आपने सुना तो होगा ये चार्ज की प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका हमने एक एग्जांपल ले रखा है जो कि एनसीईआरटी से ही उठा रखा है। वो क्या बोलता है कि यार ये दो बॉडीज है, ठीक है ना, ये दो बॉडीज है और ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज है। इस मोमेंट पे हुआ क्या कि हमने एक चार्ज रॉड यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को उठाया और इन दोनों चार्जेस, इन दोनों बॉडीज के थोड़ा सा पास रखा हमने। तो हुआ यूं कि जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आया और उससे दूर साइड में पॉजिटिव चार्ज गया, राइट। रॉड को रखते रखते हमने दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ाई, ठीक है ना, और फिर अगले स्टेप में हमने रॉड को हटा ही दिया। अब जैसी रॉड हटा देंगे तो होना क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। हमने दूरी थोड़ी सी और बढ़ा दी ताकि अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकते। तो आप देखो इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया पूरा का पूरा, और इसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपने क्या देखा, दो न्यूट्रल बॉडीज थी, एक नेगेटिवली चार्ज कर दिया, एक पॉजिटिवली, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बेटे। तो ये एक फिनोमेना है जो आप देख पा रहे हो। अच्छा, जरूरी नहीं है दो बॉडीज को ही करेंगे, एक सिंगल बॉडी है तो आप उसको भी चार्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं भाई? एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को उसके पास लेकर गए तो उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे दूर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। गॉट इट गाइस? अब हमने यहां से क्या करा, अर्थिंग कर दिया। तो तीसरा जो मेथड वहां पे लिखा था चार्जिंग का, उसको अर्थिंग बोलते हैं चाहे ग्राउंडिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो भी एक्सेस चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, अर्थ उसको शेयर कर लेता है।
अर्थ उसको शेयर कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज था तो अर्थ उसको अपनी तरफ ले लेगा, है ना। अब इधर सिर्फ पॉजिटिव है, मैंने रॉड हटाया तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने अर्थिंग की हेल्प लेकर एक न्यूट्रल बॉडी को आपने सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज बनाया, वो भी विदाउट टचिंग। आपने ये जो चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं इसको आप टच थोड़ी ना कर रहे हैं, विदाउट टचिंग आप कर रहे हैं। गॉट इट गाइस? तो यार ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना। फिर मैंने बोला अर्थिंग, जब भी चार्ज्ड बॉडी को आप अर्थ के कांटेक्ट में लेकर आ रहे थ्रू एनी कनेक्टिंग कंडक्टर, चाहे मेरे हाथ को मैंने बॉडी से टच कर दिया, आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग कंडक्टर फॉर अर्थ, ठीक है ना। तो उसका पूरा का पूरा जो एंटायर चार्ज है, जो भी एक्सेस चार्ज होगा, वो आपका अर्थ शेयर करता है, और इसी प्रोसेस को जो है आप अर्थिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज अर्थिंग। ये पीडीएफ फिर से बोल रहा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर मिल जाएगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। ये समझ में आना चाहिए आपको। गॉट इट गाइस? खैर आगे बढ़ेंगे बच्चा। हम लोग अब कुलाम्स लॉ के ऊपर बात करते हैं। तो जब आप कुलाम्स लॉ के ऊपर बात करते हैं तो कुलाम्स क्या बोलता है हमसे? कुलाम्स बोलता है कि यार 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और वो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगता होगा, and that force is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to 1 by r square। कंबाइन कर दूंगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटकर एक k कांस्टेंट आ जाएगा। सो F is equals to K Q1 Q2 by r square। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। जहां पर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो वो मेरा परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है, वो मेरा परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस है ना। अब फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसे ही एयर में रखे गए हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इन्हीं को उठाकर, पूरे मीडियम को उठाकर किसी और मीडियम में रख दिया तो फोर्स इन मीडियम क्या होगा बच्चा? जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, and then it is Q1 Q2 by r square। तो force in any medium is like 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by r square। and I hope you are clear with this। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में तो आ रही है जो मैं बोल रहा हूं। Got it guys? तो होना ये है कि मैंने देखा कि भाई वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग गया, ठीक है ना। किसी मीडियम की बात करेंगे तो फोर्स हमारा इतना लगेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r square। मैंने क्या किया, वैक्यूम के फोर्स को मीडियम के फोर्स से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं ऐसा करता हूं तो मेरा ये एप्सिलॉन जो है ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, बाकी सब डिवाइड हो गया। और यार मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कभी भी कोई दो चीजों का कंपैरिजन होता है तो वहां पर रिश्तेदारों का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो यहां पर भी दो सेम क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो और वहां पर रिश्तेदार ना आए, ऐसा तो कैसे ही पॉसिबल है। तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली एप्सिलॉन आर बेटे, जिसको आप के भी बोलते हो, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने बोला फोर्स इन एनी वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम इज के, तो फोर्स इन मीडियम इज लाइक फोर्स इन वैक्यूम बाय के। तो अगर आप गौर से देखोगे तो एयर के लिए आपका K1 होता है बेटे, एयर के लिए आपका K1 होता है। इसीलिए आप वैक्यूम में बोलो चाहे एयर में बोलो, बात एक ही है। तो ये क्वेश्चन देखो ना, आपसे पूछा गया है पिछले साल में कि भाई चार्जेस दो रखे हुए थे, अब इनको उठाकर किसी मीडियम में रख दिया तो उनके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो आप वहां पर कह देते हैं इट इज रिड्यूसेस बाय, मतलब ये जो नेट फोर्स है वो F/K हो जाएगा। वो वहां पर आपसे बोल रहा है कि जो मेरा नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो अब F/K हो जाएगा बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा कुलाम्स लॉ था। फिर हमने कहा चलो भाई कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं। वेक्टर में अगर देखा जाए भाई, फोर्स आपका वेक्टर ही क्वांटिटी तो है, तो जब अगर फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई फोर्स इन वेक्टर क्या होगा। तो हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं Q1 और Q2, तो एक चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो असल में हुआ ये, जो F/1 ड्यू टू 2 है ना बेटे, वो आपका F/2 ड्यू टू 1 आता है। F/1 ड्यू टू 2 जो है वो F/2 ड्यू टू 1 आता है। मैंने वेक्टर के साथ नेगेटिव साइन लगाया, इसका क्या पर्पस है बेटे? इसका पर्पस है कि भाई ये दोनों फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मगर इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। अगर ये यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वाला भी यहां से 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू।
अच्छा एक और चीज देखिएगा, फॉर्मूले को अगर आप बात करोगे तो अगर आप फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये एक सेंट्रल फोर्स है तो दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर के अलोंग रखता है, तो मैंने आर कैप भी लगा दिया कि भैया आर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। 11th क्लास में आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर वेक्टर बाय आर, क्या हो गया बेटे, आर वेक्टर बाय आर। तो अगर मैं f ऑन 2 ड्यू टू 1 की बात करता हूं तो वो आता है मेरे पास के Q1 Q2 बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही? तो चाहे मैं F21 की बात करूं या F12 की बात करूं, वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव के साथ है वेक्टोरियली। आप इस पूरे पेज को अच्छे से देखेंगे तो आपको एक ही चीज क्लियर हो पा रही है, वो ये वाली कि भाई 1 वाले के ऊपर जब 2 वाला फोर्स लगा रहा है तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एंड आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दिस। मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ रहा है जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है ना? जहां जो भी प्रॉब्लम लगे आप उसको टाइम नोट करिए, कमेंट में बताइए सर यहां प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई कि मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा और चीजों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। गाइज जो भी होता है ना यार, आप देखो, आपको तो मैं बताऊं अभी अगर आप देखोगे ना तो यार ISI कोलकाता से 89 लाख रुपीस का पैकेज निकला है, ठीक है ना? वो भी CUET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो उसके अंदर भी। तो देखिए कोई भी चीज ना जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बस इंटरनली आप दिल से बहुत अच्छे तरीके से एक बार उसके अंदर घुस जाओ, करना शुरू कर दो, देखो आप क्या कर सकते हो, बहुत मजे आएंगे आपको, सच बता रहा हूं। खैर अगर हम आगे चलते, देखिए क्वेश्चंस तो हम बहुत सारे करेंगे ही करेंगे, मगर पहले क्या है कि आज की इस क्लास का मोटिव है कि पूरे के पूरे चैप्टर को थियोरेटिकली हमें बहुत अच्छे से निपटा देना है, जिससे कि आगे कोई भी चीजें हमारी दिक्कत ना दे हमको। तो वो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। अब यार इसका क्या मतलब है बेटे, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बच्चा कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज हमारा रखा हुआ है किसी भी पॉइंट पर और वहां पर बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रीट अलग अलग पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, तो वे जितने भी बाकी पॉइंट चार्जेस है वो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स होता है ना वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, वो इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। जैसे कि Q1 ने Q के ऊपर फोर्स लगाया, KQ Q1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप, याद है डायरेक्शन के साथ लगा दिया मैंने, गॉट इट गाइस? उसी तरीके से जब Q2 वाला फोर्स लगाएगा और nth वाला चार्ज फोर्स लगाएगा तो इन सभी को हमने प्लस कर दिया। अब ये कैसे आपसे पूछता है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा आपसे, अगर आप गौर से देखोगे, जैसे मैं वैसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको अलग वीडियोस में, बट एक कॉन्सेप्ट से बात पूछते हैं कि जैसे उसने यहां पर 4 अलग अलग चार्जेस पूछ लिए, अब वो कह रहा है कि यार इस एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी सब की वजह से नेट फोर्स कितना लगेगा। तो अब क्या होता है, आप इसके ऊपर पहले इसकी वजह से फोर्स लगाते, फिर इसकी वजह से फोर्स लगाते हैं, इसकी वजह से फोर्स लगाते हैं, और तीनों फोर्सेस को आप सम करते हैं, तो ये आपका एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस आता है, जिसको हम बहुत अच्छे से निपटाने वाले हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट गाइस, ठीक है ना? आपको काफी सारे मजे आने वाले हैं, उस चीज में भी बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, गॉट इट गाइस? आगे बढ़ते हैं बच्चा। मैंने जस्ट अभी आपको बोला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में कि अगर दो पॉइंट चार्जेस है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडीज है, आपको उनको टच कर दे रहे हो एक दूसरे को या कनेक्टिंग वायर से जोड़ दे रहे हो, तो उनके बीच का जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, यानी कि आपका पहले वाले का चार्ज प्लस दूसरे का डिवाइडेड बाई 2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ रहा है। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट। तो यार इसको ना मैं अलग से समझाता हूं आपको, क्योंकि ये पूरा ऑलरेडी बहुत सारा खिचड़ी बन चुका है तो आपको शायद समझ ना आए। तो हम क्या करते हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना, वो यहीं पर समझ लेंगे, फिर थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट अलग से पेज पर दोबारा से पूरा लिख के समझते हैं। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचा है। जैसे कि एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड होते हैं आपस में, तो होता यह है कि एक दिन दोनों की लड़ाई हो जाती है, और गर्लफ्रेंड जो है, ये बॉयफ्रेंड है बेचारा व्हाइट वाला, ठीक है ना, ये बॉयफ्रेंड है और ये गर्लफ्रेंड है। तो गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड को बोलती है निकल जा मेरे घर से, मतलब दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूं, निकलता है, और कुछ समय बाद जो है ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है।
और फिर उसके बाद कान पकड़ के उससे माफी मांगता है, मुझसे गलती हो गई ये वो, ठीक है ना, बेचारा जुल्म तो सहेगा ना बेचारा, फिर चाहे दूसरी तरफ भी जाएगा, मगर वही वाली बात है ना कि मतलब अल्टीमेटली जाएगा कहाँ, अपने घर वापस आना पड़ेगा इसको। इसको एक दिन वही बात याद थी कि यार जब मेरी से लड़ाई हुई थी तो मेरे को जब इसने बोला था तो मैंने वापस अपनी जगह पे आ गया था, तो ये भी सेम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है, मगर बेचारे को पता ही नहीं है कि इसके साथ दुनिया क्या खिलवाड़ करने वाली है। तो इस भाई ने क्या बोला अपनी बंदी को, निकल जा मेरे घर से। ओके डन, ठीक है, चिल्ला मत मेरे ऊपर। और इस बेचारे को तो ये पता भी नहीं है कि भाई इसके लिए ऑलरेडी दूसरा बंदा लाइन में वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा होता है कि वो भाई वापस आएगी वापस आएगी, मगर ये बेचारे का तो कांड हो चुका है और वो वापस आती नहीं है। और इस बीच जो है ना बहुत बुरा लगता है मुझे, इसको सबको, है ना। तो अब ये जो वापस अपने पोजीशन पे आ गया ना, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो एक बार ही जिस डायरेक्शन में चला गया और उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझाने की बात थी। थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चा, तो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा भाई, हाँ, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो यहां पर हम लोग एक पेज ऐड करते हैं और थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटे। सो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट बेटे, तो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट मेरा बच्चा, थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट अगर आप गौर से देखते हैं तो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट बेटे। अब ये जो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट है ये क्या है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं बेटे। तो थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चा, ध्यान से देखिएगा गौर से। मैंने कहा यार इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ओके जी, ये लीजिए भाई, ये लीजिए भाई, 2 पॉइंट चार्जेस है बेटे, 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 और Q2। समझ में आया कि नहीं आया? या हमने सेम चार्ज रखा Q और Q, हमने सेम चार्ज रखा Q और Q, दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस मान के चलते हैं। और ये दोनों जो है ना कुछ इक्वल दूरी पर, r दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है ना। और यहां से अगर मैं देखा जाऊं, इसको भी थीटा मान लेता हूं और इसको भी थीटा मान लेता हूं बेटा। अब जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। ये जो Q है इस वाले Q पर फोर्स लगाएगा बेटे, ये वाला Q इस वाले Q पर फोर्स लगाएगा बच्चा, तो लगाएगा सर, क्यों नहीं लगाएगा। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, है ना। इसका कुछ मास है तो नीचे की तरफ को वेट भी लगेगा, और क्योंकि रस्सी है तो उसमें टेंशन भी लगेगा, और क्योंकि टेंशन लग रहा है तो उस टेंशन के कंपोनेंट भी तो टूटेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका मतलब जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा कंपोनेंट, और जिसके साथ थीटा नहीं वो साइन थीटा कंपोनेंट। राइट बच्चा, हमने कहा ठीक है यार। सो क्योंकि यहां पर आपको बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, find the value of charge such that system is in equilibrium। आपको चार्ज का वैल्यू बताना है सच दैट मेरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है बेटे। आपको चार्ज का वैल्यू बताना है सच दैट मेरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। यदि ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे बच्चा, तो आप एक ही चीज बोल रहे होंगे कि सर जो मेरे नेट फोर्सेस है उनको जीरो कर दो, मानी टी कॉस थीटा को आप mg के बराबर कर दीजिए बेटे, और जो टी साइन थीटा है उसको आप इस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे, उसको आप के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे। और मैं अल्टीमेटली आपको क्या बोलूंगा कि हम इस टी साइन थीटा को बेटा इस टी कॉस थीटा से डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि ये आने वाला है मेरे पास के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। सर टी से टी कटने वाला है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मेरा टेन थीटा बनने वाला है, और ये बनने वाला है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। तो ये सामने जाने वाला है बेटे, यानी कि आपका इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूं क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में हमसे पूछा जाता है के क्यू स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर एम जी हो जाएगा। तो सर जो क्यू स्क्वायर रहने वाला है वो रहने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा, ठीक है ना, ऐसे रहने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। तो Q की वैल्यू क्या रहने वाली है बच्चा,
वो रहने वाली है अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। मेरे हिसाब से तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चा। तो कभी अगर आपसे पूछेगा थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट में कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस है, सस्पेंडेड हो रखे हैं थ्रेड के थ्रू, तो उनके बीच में आपका मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना होगा अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। यहां से आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी बेटे, यहां से आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी बच्चा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चा। हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थ्रेड चार्ज कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि यार एक पॉइंट चार्ज है, और तो वो क्या करता है, वो अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेता है। ये जो एक पॉइंट चार्ज है बेटे, ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेता है बेटे, ये अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेता है। तो ये जो एक पॉइंट चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेता है, और इसके अंदर जब हम एक और टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट रखते हैं बेटे, तो ये जो पॉइंट चार्ज क्यू है ये इस क्यू नॉट के ऊपर, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, अपनी फील्ड नहीं बना सकता, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज इज ओनली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एफ बाई क्यू नॉट, जहां पर क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो है, यानी कि उसका लिमिट टेंड्स टू जीरो है, यानी क्यू नॉट जो है वो एक बहुत ही निहायत ही छोटा चार्ज है जो कि खुद की फील्ड बना नहीं सकता, जिसको आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए लेकर आए हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। जैसे हमने सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस पढ़ा है, वैसे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होता है कि एक पॉइंट पर अगर आप बातचीत करेंगे तो बहुत सारे चार्जेस की वजह से एक पॉइंट चार्ज पर आप फोर्स लगा रहे थे, यहां पर जो होगा वो कहेगा कि यार आपका एक पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप क्या करेंगे, अपना E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN कर देंगे, यानी कि KQ1 बाय R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस KQ2 बाय R2 स्क्वायर R2 कैप, और ऐसे करते कराते KQN बाय RN स्क्वायर RN कैप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा ये आपने देख लिया मेरे हिसाब से। मैं आपको आगे जाके ये कॉन्सेप्ट भी कराने वाला हूं, क्वेश्चंस इसके ऊपर करने वाले हैं, मगर आपने 10th क्लास की मैथ्स में एपी करा होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि आपने 10th की मैथ्स में एपी करा होता है, तो हम यहां पर क्या है जीपी का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो यार जीपी क्या है, मानी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन क्या है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब जब एपी करते थे अब तो वहां पर क्या होता था, वहां पर आपका टर्म्स में मतलब ऐसा होता था कि जब आप डिस्टेंस देखते थे तो कॉमन डिफरेंस होता था, जैसे 4, 8, 12, 16, तो अब सभी टर्म्स में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे करके। मगर जीपी में क्या होता है, सभी टर्म्स में एक कॉमन रेशियो होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं 2, फिर मैं बोलूं 4, तो 4/2 इज 2, फिर मैं बोलूं 8, तो 8/4 इज 2, फिर मैं बोलूं 16, तो 16/8 इज 2, फिर मैं बोलूं 32, तो 32/16 इज 2, फिर मैं बोलूं 64, तो 64/32 इज 2। तो मतलब जो भी बाद वाला टर्म है उसको अगर मैं पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दे रहा हूं तो वो सेम एक कॉमन रेशियो आ रहा है जिसको हम आर बोलते हैं बेटे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और फिर हमें इनफाइनाइट टर्म्स लिखे होते हैं बेटे, तो इसीलिए हमसे कहता है कि अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन चाहिए तो वो या तो a/1 माइनस आर होता है, या फिर ये a/r-1 होता है, जहां पर a मेरा फर्स्ट टर्म होता है, r मेरा कॉमन रेशियो होता है। अगर r 1 से बड़ा है, इस कंडीशन में क्या होगा, जब r 1 से बड़ा होगा, मेरा कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है, और इस कंडीशन में क्या होगा जब r 1 से छोटा होगा, जब r 1 से छोटा होगा तो हम a/1 माइनस r लिख लेंगे। तब हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम a/1 माइनस r करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं बेटे। तो यहां तक हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से देखेंगे तो क्या होगा। फिर कंसेप्ट आता है बेटे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर कंसेप्ट आता है मेरे बच्चे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चा। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे है, किस तरीके से हम करने वाले हैं बेटे, तो आप जरा ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करिएगा बेटे।
आप जरा ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर अभी तक हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पढ़ रहे थे, अभी तक हम छोटी 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 बॉडीज पढ़ रहे थे, मगर अब जो हम करने वाले हैं, अब हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की तरफ जाने वाले हैं बेटे। अब हम किसकी तरफ जाने वाले हैं? मैक्रोस्कोपिक, बड़ी बड़ी बॉडीज को डील करने वाले हैं अभी हम लोग। तो अब क्योंकि हम बड़ी बड़ी बॉडीज को डील करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्या कहते हैं, वहां पर जो चार्ज होता है वहां पर हम एक्सटेंडेड बॉडीज पढ़ते हैं। भाई देखो, गुलाम ने बोला 2 पॉइंट चार्जेस के ऊपर फोर्स लग सकता है। मैंने कहा एक बड़ी बॉडी है, एक पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में फोर्स कैसे लगाओगे? तो वहां पर हमने एक कंसेप्ट ढूंढा कि भाई ये जो एक बड़ी बॉडी है ना, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, इसका एक बिल्कुल छुटकू सा हिस्सा ले लो, जिसके चार्ज आपका dq है और जिसका लेंथ dl है। और यहां से आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है। कभी कभार कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी घुसोगे तो चलेगा, क्योंकि क्या है ना भाई, अब बोर्ड्स तो है नहीं कि भाई डेरिवेशन लिख के आओगे, अब तो आपको फॉर्मूलाज याद होने ज्यादा जरूरी है ना। तो हमने कहा भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर, तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रहना चाहिए। अगर आप लाइन चार्ज की बात करेंगे, या तो सरफेस चार्ज की बात करेंगे, या वॉल्यूम चार्ज की बात करेंगे, तो लाइन चार्ज में टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ के बराबर होता है। सरफेस चार्ज में टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया के बराबर होगा। और वॉल्यूम चार्ज में टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम के बराबर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर है आपको? तो Q बाय एल को हमने लैम्डा बोला बेटे, Q बाय एल को हमने लैम्डा बोला, लैम्डा के साथ डीएल किया तो DQ आ गया। Q बाय ए को हमने सिग्मा बोला, और Q बाय वी को हमने रो बोला बच्चे। और जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई? कि Q1 माने DQ इंटू Q2 माने Q0 बाय R स्क्वायर। ये तो लिखा मैंने। तो DQ की जगह मैंने क्या डाला? लैम्डा DL। DQ की जगह क्या डाला मैंने? लैम्डा DL। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से यहां पर DQ की जगह क्या डालेंगे बच्चा? सिग्मा DA। क्या डालेंगे? सिग्मा DA। और यहां पर DQ की जगह क्या डालेंगे बच्चा? रो DV। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि भाई थोड़ा सा वेट करिए, इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करो बेटे। जैसे ही आप इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी फिर, है ना बच्चा? तो इस पेज को थोड़ा सा अच्छे से जानने की कोशिश करो बेटे। आई होप सो दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। चलते हैं हम लोग आगे बेटा। हमने कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपको बर्डन नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर जैसे आप मुझसे पूछोगे सर और क्या करने पड़ने वाले हैं, तो बस हम लोग यहां पर आपका डाइपोल का कॉन्सेप्ट करेंगे, और डाइपोल के साथ साथ आपका बस थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर डाइपोल का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेंगे ये करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सर फिर गॉस थ्योरम क्या होगा, तो उसके लिए एक अलग से वन शॉट लेकर आएंगे। देखो क्या होगा ना, आपको टारगेट बनाना है, क्या जितना करना है, उसके लिए खुद को बर्डन नहीं कर देना है। और जो भी वीडियोस होंगी ना, मैं बहुत लंबी नहीं बनाने वाला, तो पूरी कोशिश है मेरी कि हर एक वीडियो विद इन 1 आवर के अंदर आपका निपट जाए। कि मतलब एक चैप्टर है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो वीडियो कंप्लीट हो जा रही है, और बस उसके फिर हम एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज ये सब चीज लगा रहे होंगे। ऑलराइट गाइस, तो आई विल से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग बेटे। तो हमें एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे बातचीत करता हूं तो एक पूरा का पूरा रिंग है बच्चा, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर क्यू, ठीक है। अब होता यह है बच्चा कि इसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको यह पूरा डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला जानिए। इट इज लाइक के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर x उस सेंटर से उस पॉइंट की दूरी है। और अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो आपका x 0 होगा, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 होता है। सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका 0 होता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, है ना। तो आपने ये कॉन्सेप्ट जान लिया मेरे साथ, ये इसका पूरा डेरिवेशन है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, पर आई विल सजेस्ट कि भाई क्यों ही ओखल में सर देना है,
जो चीज की नीड है उतना करो और फिर बस आगे बढ़ो, और क्या है ना, जितना नीड है उतना करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आई गेस वी आर डन विद दिस, है ना, मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अच्छा, एक कंसेप्ट और है, वो ये वाला कंसेप्ट है जिसमें वो कहता है कि यार मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। अब पहले तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। जब भी आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है बच्चा, आप देख पा रहे हो कि एक प्लस क्यू चार्ज है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इनिशियली रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से इसका कुछ फाइनल स्पीड v बन जाता है। तो जैसे आप लोगों ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू u प्लस at v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके ऊपर पहले फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज qe। समझ आया कि नहीं है? अब f इज इक्वल्स टू ma होता है, तो a को आप f बाय m भी बोल सकते हो या qe बाय m भी बोल सकते हो। बात रही फाइनल वेलोसिटी की, तो वो भी आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ जाएगा, v बराबर u प्लस at, u 0 है तो v बराबर qe बाय m इंटू t हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आप v और t का ग्राफ बना दे रहे हैं तो उसका ग्राफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट स्लोप होगा, यहाँ पर स्लोप को आप qe बाय m बोल देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चौथा, यही पर वो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है हमसे, विच इज 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m तो ठीक है, v की जगह अपने qe बाय m इंटू टी का होल स्क्वायर करा, m से m काटा, फॉर्मूला बना q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। तो k और t में अगर आप देखोगे तो एक पैराबोला ग्राफ बन रहा है, k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। पैराबोला ओपन कहाँ की तरफ को होता है, जिसकी तरफ का लीनियर पावर होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का लीनियर पावर है तो k की तरफ को पैराबोला ओपन होगा, इसका मुंह k की तरफ को ओपन होगा। तीसरा इक्वेशन आप देखोगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है बेटे। तो आपने कहा सर v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2a, 2 इंटू a इंटू s का मतलब x हो गया। तो v स्क्वायर बराबर 2 qe बाय m इंटू एक्स। यहां पर भी v स्क्वायर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर पैराबोला कहाँ की तरफ को खुलेगा, जहां पर लीनियर पावर है, मतलब x की तरफ को। तो आप देखिएगा इसका ये एक तरीका होता है कि किस तरफ खुल रहा है पैराबोला, x की तरफ को खुल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है, मैंने लिखा भी है, माउथ ऑफ पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स क्वांटिटी विद लीनियर पावर। माउथ ऑफ पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स क्वांटिटी विद लीनियर पावर। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। ये बहुत बेसिक है, 11th क्लास के तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी रखे होते, तो ये वहां की तरफ को है। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि जैसे x बराबर 4y स्क्वायर है तो इधर पैराबोला x की तरफ को खुलेगा, समझ में आया कि? और अगर y x होगा तो इधर पैराबोला y मतलब अपना x की तरफ खुलेगा ऐसे। अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे तो कैसा खुलेगा, सेम ग्राफ को उल्टा कर दोगे तो कैसा खुलेगा, जैसे k बराबर 1/2 mv स्क्वायर है तो ये आपका QE इंटू एक्स हो गया। तो k और x का भी अगर कभी ग्राफ बनाना हुआ तो आप लिख सकते हो इसको आपका QE हो गया। सर ये कैसे पता चला? अरे यार काइनेटिक एनर्जी को ही आप वर्क डन भी बोलते हो, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया QE, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे के सारे। आई होप वी आर डन विद दिस आल्सो, है ना। ये बेसिक सी पार्ट थी, बेसिक सा हिस्सा था जो हमें समझ आ गया होगा। अच्छा उसके बाद सॉरी गाइस फॉर अ मिनट, हमारा ट्राइपॉड गिर गया। कह रहे हैं ना वो कंगाली में आटा गीला, एक तो पैसे की तंगी चल रही है और उसके साथ साथ कोई चीजें टूट जाए, बस क्या ही बोलेंगे। चलो खैर कोई बात। अब तक हम पैरेलल प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब आप इसको परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर दोगे तो ये पूरे पेज को जब आप पीडीएफ से देखोगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल जैसा पेज है। इसको आप बहुत अच्छे से घर पे समझ सकते हो, बहुत इस तरीके से लिखा गया कि आप इजीली समझ जाओगे घर पे, है ना। एक और कॉन्सेप्ट जरूर है कि जैसे वो बोल देगा कि भाई चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ को वेट लग रहा है, ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, तो भाई दोनों मतलब वो हिल नहीं रहा है तो उस पर चार्ज कितना होगा। आप कुछ नहीं करेंगे, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस कर देंगे, वहां से आपका चार्ज आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो ये एक कंसेप्ट है बेटे, ठीक है ना। इस वीडियो के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे विच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि इसके बाद जो बचेगा वो बचेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। वो पूरा का पूरा मैं एक अनदर वीडियो में वन शॉट में बहुत प्यारे तरीके से आपको कराने वाला, चाहे वो 15 मिनट की वीडियो बने चाहे वो आधे घंटे की वीडियो बने, फर्क क्या पड़ता है उस बात से। हम बहुत अच्छे तरीके से अलग वीडियो में उसको करने वाले। समझ में आए कि नहीं आए? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों कुछ दूरी 2l पर सिचुएटेड होते हैं। तो हमने कहा भाई इधर एक टर्म आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कोई भी चार्ज q ले लो, उसका 2l के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो जो उनकी बीच की दूरी है।
अब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए P बराबर Q इंटू 2L भी लिखते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है बेटे। तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। अच्छा, आगे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्शियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक एक्शियल पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे? तो हमने कहा भाई एक बी पॉइंट है एक ए पॉइंट, ठीक है ना। अब ऐसे कंसेप्ट में या तो आप पूरा डेरिवेशन कर लो, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता आप डेरिवेशन कर लो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। और अगर शॉर्ट डाइपोल की बात करेंगे तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत छोटा होता है, तो हम नेग्लिजिबल की बात करते हैं। तो ई एक्शियल जो होगा वो 2kpr बाय आर की पावर 4 होगा। और अगर आपका इस कंडीशन में देखेंगे तो आर से आर कट जाएगा, तो दिस इज 2kp बाय आर क्यूब हो जाएगा। तो एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 2kp बाय आर क्यूब। एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो बेटे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को बच्चा, बताइए बेटे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इस तरीके से हमने एक्शियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे। अब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो kp बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। और शॉर्ट डाइपोल के लिए एल स्क्वायर को आर स्क्वायर से कम कर देंगे तो ई इक्वेटोरियल आपका kp बाय आर क्यूब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में बेटे ई इक्वेटोरियल आपका kp बाय आर क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आपने ई एक्शियल बोला 2k बाय आर क्यूब और ई इक्वेटोरियल बोला kp बाय आर क्यूब, तो ई एक्शियल बराबर 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल आया ना। देखो जो पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आया वो यही आया ना कि भाई टॉर्क को मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो पहले हम टॉर्क को क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं। अब इसको जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा हूंगा तो यहां पर क्या होगा कि भाई इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में और इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन, ये घूमने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करता है। तो जब ये कुछ एंगल कवर करने की कोशिश करेगा तो वहां पर टॉर्क होता है। और टॉर्क क्या बोलता है, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मल्टीप्लाई कर दो दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो फोर्स क्या है, क्यू ही है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, ये कैसे निकला, साइन थीटा बराबर सामने वाला डी अपॉन हाइपोटेनस 2l। तो द स्मॉल डी इज लाइक 2l साइन थीटा। तो हमने कहा फोर्स तो आपका क्यू ही है, डी की जगह 2l साइन थीटा लगाया, क्यू इंटू 2l आपका पी होता है, तो टॉर्क बना आपका पीई साइन थीटा। टॉर्क क्या बना, पीई साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया बेटे पी क्रॉस ई, तो टॉर्क हो गया बच्चे पी क्रॉस ई। अब यहां पर टॉर्क या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। यदि थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, यदि थीटा 0 है तो टॉर्क आपका मिनिमम होगा, यदि थीटा 0 है तो टॉर्क आपका मिनिमम होगा बेटे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब एक नॉर्मली इस तरीके से एक टेंजेंशियल मतलब एक आपका क्या होता है, हाइपोथेटिकल लाइन है, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइंस है जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, और उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट होती है। ये कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व है, जब तक बीच में कोई दूसरा चार्ज नहीं आ जाता है तब तक ब्रेक नहीं होते हैं, है ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे ही पॉसिबल हो सकते, तो ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव से निकले नेगेटिव पे खत्म हो गए, दैट्स इट, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है। देखो ना, अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि सर मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि सर आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अच्छा, द फोर्स एफ एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल रिस्पेक्टिवली आर। बट ऑब्वियस सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भाई नेट फोर्स जीरो नहीं होता। जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना बच्चा, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहां ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
यहां पर नेट फोर्स 0 है भाई, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, एक प्लस एक माइनस, तो इस कंडीशन में बेटे नेट फोर्स 0 है, लेकिन टॉर्क तो लग रहा है। मगर जब आप उस कंडीशन की बात करते हैं ना बेटे, जब आप इस कंडीशन की बात करते हैं तो ना तो आपका नेट फोर्स 0 है, ना तो आपका नेट फोर्स 0 है बेटे, और ना ही आपका नेट टॉर्क 0। तो ना तो आपका नेट फोर्स 0 है बेटे, और ना ही आपका नेट टॉर्क 0 है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे यार। दूसरा आपका अगर देखे जाएंगे तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस है, इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले। तो ये एक बेसिक सा इंट्रो था आपके लिए कि भाई किस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीजों को करने वाले हैं बेटे, किस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा इसका थियरी खत्म करेंगे, अब इसके बाद जब इसके ऊपर आपके पास एक एमसीक्यू सॉर्ट ऑफ वीडियोस आएंगे ना, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज, आपको बहुत मजे आने वाले, आपको क्लियर पिक्चर मिलने वाला है। ये कितनी देर की वीडियो, 50 मिनट की। अगर आपने अच्छे से पहले बोर्ड्स में पढ़ा है तो या तो आप इंटू 1.5 इंटू 2 पे देखेंगे तो ये आधे मिनट में हो जाएगा, आधे घंटे में, मान लो कि आधे घंटे में आपका पूरा ये वीडियो खत्म हो गया। अब इसके ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आप एक चेकलिस्ट दे दिया कि भाई ये खत्म हो गया। मैं आपको यार बहुत सारी चीजें कराने वाला हूँ इधर ही, इसी चैनल पर मैं आपको मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ, बहुत सारे पेपर्स कराने वाला हूँ। आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, स्प्रेड करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम इन वन शॉट करा देने वाला हूं, बहुत प्यारे तरीके से समझा देने वाला हूं। वो भी आपका आधे घंटे के आसपास का ही वीडियो रहने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है। तो मिलते हैं आपसे फिर आप ही की अगली लेक्चर में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।